कहाँ तक कर लिए बेटा क्वेश्चंस? टू मार्कर्स हो गए और 3 मार्कर्स के लास्ट के कुछ बचे हैं। अच्छा, 2 मार्कर्स हो गए और 3 मार्कर्स के लास्ट के कुछ बचे हैं। ये बताओ 2 और 3 मार्कर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं हुए, वो डाउट बताएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर 11 इन 2 मार्कर्स। 2 markers. Okay. A uniform wire of resistance R ohm is bent into a circular loop as shown in the figure. Compute effective resistance between diametrically opposite points A and B. ये तो बहुत इजी है बेटा। देखो सुनो, एक बात बताओ। ये एक वायर है ए बी। आपने इस वायर को एक सर्कल में बेंड कर दिया। Now these are two diametrically opposite points होंगे ना, है ना? यस सर। अगर आपने इस वायर को एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर रखा होता तो इस वायर ए बी की जो रेजिस्टेंस थी आर ए बी दैट विल बी इक्वल टू रो एल बाय ए, ऐसे ही होता ना। अब आप क्या करोगे, इन दो पॉइंट्स के बीच में ए और बी जो कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं, इनके बीच में अगर आप एक सोर्स लगा दो तो इतने पार्ट की रेजिस्टेंस अलग होगी और इतने पार्ट की रेजिस्टेंस अलग होगी। ये जो लेंथ है ये कुछ रेजिस्टेंस AB को रिप्रेजेंट करती थी ना। अब इस वाली आर्क की ऊपर वाली आर्क की बात करो तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, ये होगा इक्विवेलेंट सर्किट, है ना बेटा? यस सर। सो दिस विल बी टोटल रेजिस्टेंस, अगर R थी देन दिस विल बी R by 2, दिस विल बी R by 2। क्यों R by 2 ले रहे हैं? बिकॉज लेंथ हाफ हो गई डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स के बीच में और क्रॉस सेक्शन एरिया तो उतना ही रहा। यस सर। हाँ, तो अगर लेंथ हाफ हो गई और क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही है तो अब ये दोनों किसमें लग गए, पैरेलल में। तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस क्या होती है, 1 by r is equals to 1 upon r by 2, यानी 2 by r plus 2 by r, यही होगा। तो 1 by r is equal to 4 by r, यानी r is equals to r by 4। so this is your new resistance r by 4। ठीक है? यस सर। यस। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन सबको? अच्छा, अगला क्वेश्चन बताओ बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है? सर 13th। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा, so this was your 11th question and the next one is, कौन सा बोला था बेटा? 13th? यस सर। Okay then, 13th देखो, in a meter bridge the balance point is found to be at 39.5 centimeters. From end A the unknown resistance Y is 12.5 ohms. Determine the known resistance X। कैसे करा? ये आपके पास बेटा known resistance X मान लिया, this is your unknown resistance, अच्छा this is your known resistance Y and this is your unknown resistance X। अब उसने कुछ बोला नहीं है, आप इसको यहाँ Y लगा लो, इसको X मान लो, ठीक है? ये वायर है आपके पास A B, ये आपका गैल्वेनोमीटर और जो नल पॉइंट है बेटा वो आपको मिल रहा है 39.5 सेंटीमीटर्स पे। दिस इज 39.5 सेंटीमीटर्स। y की वैल्यू आपको दे रखी है 12.5 ओम्स। तो रिलेशन क्या बनेगा बेटा, 12.5 अपॉन 39.5 इज इक्वल टू x अपॉन 100 माइनस 39.5। x की वैल्यू आ जानी चाहिए। यस सर। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही थी? ये तो आसान है, सीधा सीधा बेटा, ये तो
सर वो इक्वेशन ही फॉर्म हो गई थी। अच्छा अभी सही है, अभी समझ में आ गया है। यस सर। अच्छा आप बताओ बेटा नेक्स्ट। 25th 25th ओके। अच्छा 25th तो मैं करा देता हूँ, बट ये बताओ मुझे क्या 23rd, अच्छा 23rd तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, व्हाट इज मेंट बाय द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके 22nd का आंसर क्या होना चाहिए? Question number 22nd. Why should the jockey be not rubbed against potentiometer wire? अच्छा लिखो, why should the jockey be not rubbed against the potentiometer wire? Because rubbing jockey with potentiometer wire, because rubbing jockey with potentiometer wire produces heat due to which there will be some variation in the resistance of the wire, and hence magnified null point will not be obtained, and hence magnified null point will not be obtained. ठीक है? So can you please Rubbing of jockey with potentiometer wire is not allowed because rubbing it with the potentiometer wire produces heat due to which the resistance of the wire changes, and hence magnified null point cannot be obtained. अच्छा 18th क्वेश्चन किस किस को आता है? Which one of the two, an ammeter or a milliammeter, has higher resistance? ये वाइवा में पूछते हैं बेटा, which one of the two will have higher resistance, ammeter or milliammeter? बोलो। Which one of the two will have higher resistance, milliammeter or ammeter? the milliammeter? अच्छा देखो मिलीमीटर की रेंज क्या होगी? मिलीमीटर 10 to the power -3 एम्पियर की रेंज होगी, और एमीटर की तो रेंज आपकी फ्यू टेंस के अंदर हो सकती है, विद इन फ्यू टेंस। अच्छा दोनों में से कौन ज्यादा करंट रीड कर पाएगा? एमीटर ज्यादा करंट रीड कर पाएगा, और यस मिलीएम्पियर सर। यानी मिलीएम्पियर कम एमीटर। करंट रीड कर रहा है ना? ठीक है बेटा। यस यस सर। तो जो करंट कम रीड करेगा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए ना? ठीक है बेटा। yes sir ओके अच्छा अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 25 पे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 क्या क्या आप सबके पास क्वेश्चंस हैं, तो एक बार सभी लोग क्वेश्चंस रीड करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन नंबर 25 says। कैसा है? An electron in a hydrogen atom is considered to be revolving around a proton। तो एक प्रोटॉन है आपके पास और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये प्रोटॉन है।
with a velocity e square by n in a circular orbit of radius. अब इसका जो रेडियस है r की वैल्यू दे रखी है n स्क्वायर अपॉन m e स्क्वायर, और जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की दैट इज e स्क्वायर बाय n, ये दिया हुआ है, ठीक है। If I is the equivalent current, express it in terms of MEN, where n is h upon 2 pi, ठीक है। तो कहता है I is the current, तो आपको करंट बताना है, किसकी टर्म्स में बताना है, M, E और N की टर्म्स में, जहां पर N आपका h upon 2 pi होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में, यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में एक फोर्स होगी जिसको आप क्या कहेंगे, k e स्क्वायर बाय r स्क्वायर, और एट द सेम टाइम एक फोर्स और एक्ट कर रही होगी mv स्क्वायर बाय r, कर रही होगी ना बेटा? Yes. ठीक है, लेकिन हमें निकालना I है, तो I के लिए क्या करेंगे? अब I किसके इक्वल होता है बेटा? I is equals to Q by T होता है। Yes, sir. ठीक है, अगर I is equals to Q by T है, लेकिन T की वैल्यू तो हमारे पास कहीं है ही नहीं। एक मान लेते हैं कि ये वन कंप्लीट साइकिल के अंदर एक लेट्स से कि अगर Q की वैल्यू को मैं NE ले लूं और टाइम को हम T ले लें, तो वन कंप्लीट साइकिल के अंदर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 1/2 पाई। लेकिन बेटा जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी होगी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, दिस विल बी गिवन बाय v is equals to ओमेगा r, और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 pi f into r, ठीक है, लिख सकते हैं ना? Yes, sir. लेकिन आपने क्लास 11th में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या था कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, MVR, वो किसके बराबर होगा, NH अपॉन 2 पाई के बराबर होगा, और I की वैल्यू हमारे पास क्या है, Q by T है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से यहाँ पर जो करंट जनरेट होगा डायपोल मोमेंट भी तो होगा कुछ, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इसका डायपोल मोमेंट लेकिन टाइम किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 2 पाई r अपॉन v, तो I is equals to Q upon 2 pi r upon v। Q को हम NE लिख सकते हैं, V हमें दिया हुआ है E स्क्वायर बाय n इंटू 2 पाई, और R की वैल्यू हमें दे रखी है n स्क्वायर अपॉन m E स्क्वायर। तो बेटा ये क्या बना, n से n कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया 3 और 2 5 m e raised to the power 5 अपॉन 2 पाई n स्क्वायर। तो करंट का जो रिलेशन बन रहा है मेरे पास, बिल्कुल बन रहा है। R की वैल्यू क्या थी, यही थी, देखो ध्यान से। एंगुलर मोमेंटम क्या था बेटा आपके पास, MVR is equals to NH upon 2 pi, यही था ना? Yes, sir.
और करंट क्या होगा Q by T। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसके अराउंड, तो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। हम यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालें तो टाइम किसके इक्वल होगा बेटा, एक कंप्लीट सर्कमफ्रेंस कवर करेगा 2 पाई आर अपॉन विद सम वेलोसिटी v जो कि हमें दिया हुआ है। तो 2 पाई आर अपॉन v मैं यहाँ पुट करूं तो v ऊपर आ जाएगा, 2 पाई आर नीचे। अब v और r की वैल्यूज आपको दे रखी हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ v एंड r and we will be having the relation m e raised to the power 5 upon 2 pi n cube। अब आप यहां पर n को चाहो तो h अपॉन 2 पाई भी लिख सकते हो, जो कि यहीं से निकलेगा। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. फिर से समझो 1 मिनट लगा के। एक इलेक्ट्रॉन सेंटर पर, सॉरी प्रोटॉन सेंटर पर है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियली आउटवर्ड्स होगी एंड दैट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय e स्क्वायर बाय n, और जो रेडियस है वो है n स्क्वायर अपॉन m e स्क्वायर। करंट हमें पता होता है q by t into n e by t होता है। ठीक है, हमने क्या करा, t की वैल्यू निकाल ली। t की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 2 pi r अपॉन b, यानी वन कंप्लीट सर्कल में, वो वन कंप्लीट सर्कल के अंदर जो टोटल सरकमफ्रेंस कवर करेगा वो कितना होगा, 2 pi r विद सम वेलोसिटी v, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो I विल बी इक्वल टू qv अपॉन 2 pi r, और हमें I का ही रिलेशन निकालना था m n e की टर्म्स के अंदर, है ना। और यहां पर आप n को चाहो तो h अपॉन 2 पाई भी लिख सकते हो। तो सब चीजें कैंसिल आउट होने के बाद वी विल हैव द रिलेशन me5 अपॉन 2 पाई n स्क्वायर, बल्कि ये n स्क्वायर ना होके बेटा n क्यूब होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वाला n मत काटो, ये n तो एज इट इज रहेगा। यहां पर हम कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, q इज इक्वल्स टू ne होता है, बट एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सो दिस विल बी 1 into e by t। ठीक है, तो ये 1 होगा, दिस विल बी me5 अपॉन 2 pi n क्यूब। ओके, So can you please speak loudly once the board your voice becomes very low then. अच्छा बेटा फिर से देखो, I की वैल्यू क्या है, Q अपॉन T, चार्ज अपॉन टाइम, बट चार्ज आपको पता है Ne होता है ना। लेकिन यहां पर कितना चार्ज मूव कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो इन दैट केस Q इज इक्वल्स टू Ne को आप सिर्फ Q की जगह E लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहां पर Q की जगह पुट कर दिया 1 into E। ठीक, V अपॉन 2 pi r में V की वैल्यू पुट करी E स्क्वायर बाय n, सो दिस इज E स्क्वायर बाय n। 2 पाई नीचे है, r की जगह हमने पुट करा n स्क्वायर अपॉन m e स्क्वायर, सो दिस विल बी me5 अपॉन 2 pi n क्यूब। Yes, sir. So this is your current in terms of m n and e, और अगर आप n को लिखना चाहो तो h अपॉन 2 पाई की टर्म्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, Yes, sir. जैसा कि उसने दिया हुआ है। तो आई होप कि ये बात यहाँ से क्लियर है, ये टॉपिक, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ से। Yes, sir. अच्छा, व्हाई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्यों, ऐसा कोई रिलेशन हमने डिराइव तो किया नहीं था, तो वो आपसे कोई भी क्वेश्चन डिराइव करने के लिए बोल देगा, ऐसा भी कोई क्वेश्चन जो कि शायद आपने पहले ना भी पढ़ा हो, कोई रिलेशन ना भी पढ़ा हो, तो आपको वहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। लाइक कि मैंने पहले फोर्स से करने की कोशिश की बट नहीं हो रहा था, फिर मैंने कॉन्सेप्ट लगाया एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, बट वहां से भी बात नहीं बनी। तो फिर हमने सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो करंट तो होगा, और करंट का ही रिलेशन निकालना है, तो Q by T होगा। Q को हमने नहीं लिखा, तो अब प्रॉब्लम तो T क्रिएट कर रहा था, क्यों कर रहा था, क्योंकि हमें जो रिलेशन बनाना है वो इंडिपेंडेंट ऑफ T बनाना है। तो टाइम को क्या लिखें, ऑब्वियसली डिस्टेंस अपॉन स्पीड होना चाहिए। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, वो 1 रोटेशन के अंदर 2 पाई r, स्पीड v है, तो v की वैल्यू भी दे रखी है उसने,
और आर की वैल्यू भी दे रखी है, तो पुट करके देख लिया, रिलेशन डिराइव हो गया। ओके यस सर। Yes, sir. अच्छा, ये उतारना है क्या? हो गया सर। अच्छा, अगला बताओ बेटा क्वेश्चन, और कौन सा नहीं हुआ? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया है क्या? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भेज सकते हो? बेटा इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस नहीं है, ये सॉल्यूशंस मैं सामने सामने ही करा रहा हूँ। अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। ओके सर। हाँ, तो मुझे ये बता दो, दैट इज वाई बेटा मैं इनको एक एक क्वेश्चन को डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, ठीक है? इसीलिए अगर इसके सॉल्यूशंस मेरे पास होते तो मैं आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम देता कि बेटा इतने टाइम में कंप्लीट कर लो, नहीं तो लो सॉल्यूशन लो, अपना पढ़ लेना। Why I am taking so much time with these particular topics? क्योंकि बेटा इनके सॉल्यूशंस नहीं है। ऑब्वियसली ये एक क्वेश्चन बैंक है सिर्फ, ठीक है, सपोर्टिंग मटेरियल क्वेश्चन बैंक, ठीक। और ये है भी आपका, ऊपर देख पा रहे हो आप, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, इसके अंदर से काफी सारे क्वेश्चंस एज इट इज आ जाते हैं आपके तीनों सेट्स के अंदर। इसीलिए ये क्वेश्चंस मैं साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि वही बात है ना, वो लोहा गर्म है तो चोट मारनी चाहिए, सीधी सी वही वाली बात है। अभी आपने चैप्टर किया ही है, होपफुली आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे होगे, मैं तो होप ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता अभी हाल फिलहाल, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस डिस्कस करने का पॉइंट था कि बेटा साथ साथ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इनको सीरियसली करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया था सबसे? नहीं सर मुझसे नहीं। चलो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस वीडियो देख के साथ साथ भी लिखने की कोशिश करना, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नहीं, वो नंबर एक्चुअली इसमें काफी सारे थ्योरी वाले क्वेश्चंस थे तो उसमें प्रॉब्लम होती है। हाँ बेटा मैं वही तो कह रहा हूँ, आप डिस्कस करो ना, किसने मना किया है? आप करो डिस्कस। आप ये कहोगे सर ये वाला क्वेश्चन का मतलब मेरे को आंसर प्रॉपर्ली लिखवा दो, तो मैं ऐसे ही क्लास के अंदर डिक्टेट कर दूंगा। आप जितनी बार वीडियो देखोगे उतनी बार, या आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी तो बस आपने वीडियो क्लिक करना है और देख लो उसके अंदर से, है ना। तो मैं वो थ्योरी वाले क्वेश्चंस के लिए तो कह रहा हूँ बेटा, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, इसमें से वाइवा वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके वाइवा के अंदर यही क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी जैसे हमने मिली एमीटर और एमीटर वाली बात करी, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले जॉकी को स्लाइड करने वाली बात करी, कि जनरली प्रैक्टिकल्स जब करते हैं तो ये प्रिकॉशंस और सोर्सेज ऑफ एरर के अंदर आता है कि जॉकी को आप ना रब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका कारण है, तो कारण बता दिया आपको। इसी तरीके से हर एक चीज डिस्कस करने के लिए ही ये असाइनमेंट का डिस्कशन चल रहा है बेटा, तो आप लोग इसको थोड़ा सा पॉजिटिव नोट के ऊपर लिया करो, ठीक है। अब जैसे आजकल क्या है ना कि थोड़ा सा अनसर्टेनिटीज हैं चीजों को लेके। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, बीच में मैंने अभी वो कैमरा ऑफ हो गया था, तो एक्चुअली स्कूल से मैसेज आ रहा है। क्यों? क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग बोर्ड रिजल्ट्स आल्सो, ठीक। अब वो बोर्ड रिजल्ट जो इस साल जो 12th का अभी तक पेपर नहीं हुआ, अब उसका बोर्ड रिजल्ट स्कूल में प्रिपेयर होना है, तो देयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस। एट टाइम स्कूल भी जाना पड़ता है, अभी सैटरडे को भी स्कूल जाना है, तो ये नहीं पता सैटरडे को सुबह 9 बजे जाना है, लेकिन वापस कितने बजे की वापसी कितने बजे होगी। तो मे बी देयर इज एन अनसर्टेनिटी ओवर द क्लास फॉर नेक्स्ट फॉर द कमिंग सैटरडे आल्सो, कि हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, अभी मैं बताने की स्थिति में भी नहीं हूँ, ठीक है। हो सकता है कि मैं जल्दी आ भी जाऊँ, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है मैं ना भी जल्दी आ पाऊँ। तो कहने का मतलब, थोड़ा सा जब भी कभी आपको ये नोटिस मिल रहा है कि आज क्लास है, तो उसको सभी लोग अटेंड करें और अपनी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स पूछने की कोशिश करें। यहाँ कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 3 बजे तक ही पढ़ना है। खींचेगी अगर क्लास, आपका इंटरेस्ट दिखेगा तो लेट इट बी अप टू 4 o'clock, आई डोंट हैव एनी इश्यू विद इट, लेकिन करो तो। चलो क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे जिस किसी की भी प्रॉब्लम अगर होती है, ठीक, आज जैसे आन्या की एक प्रॉब्लम थी कि भाई उसका पेपर है,
आज उसने मुझे बोला कि सर आप सुबह सुबह क्लास ले सकते हो मेरी। ठीक है, आज मैंने 8:30 से 9:30 सिर्फ उसको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कराए पोटेंशियल के। आपके साथ अगर ऐसा कुछ है, आपका कोई पेपर है, आपको अगर डिस्कशन करना तो आप मुझे कॉल करो ना बेटा, मैं करा दूंगा। इससे पहले भी 1-2 बच्चों को जब भी कभी जरूरत पड़ी तो मैंने क्लास से पहले मैंने कहा ठीक है, आधा घंटा सवा घंटा आधा घंटा पौना घंटा पहले ज्वाइन करेंगे और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो वो क्वेश्चंस मैंने आधा पौन घंटा पहले क्लास स्टार्ट करके सॉल्व करवा दिए। आप लोग सभी लोग इस तरह का इनिशिएटिव अपनी तरफ से लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हो। ठीक है, करेंगे ऐसे? Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 26 को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ओके, देखो सर, यहाँ पर आपके पास 3 सेल्स लगे हुए हैं। ठीक, अब ये जो 3 सेल्स आपके पास लगे हुए हैं, आपसे अगर ये पूछा जाए या एक क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है विद स्टेडी करंट इन द गिवन सर्किट विद स्टेडी करंट कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ V। अब इन टर्म्स ऑफ V इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब वो जो पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना है वो कैसे कैलकुलेट होगा? पहले तो ये बात समझी जाए कि क्या सेंट्रल ब्रांच में कोई करंट होगा? बताओ। ये एक मिक्स सर्किट है। इस मिक्स सर्किट के अंदर आपके पास जो सर्किट दिया हुआ है उसमें एक में कैपेसिटर है, ठीक है, और बाकी 2 जगह पर रेजिस्टर्स हैं। सर नो क्या करंट, है बेटा? सर करंट पास नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात, करंट पास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बताओ क्यों नहीं करेगा? ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसमें आपने पूछा कि क्या सेंट्रल ब्रांच में कोई करंट होगा। अब आप कहते हो कि जी सेंट्रल ब्रांच में कोई भी करंट पास नहीं करेगा। मेरा सवाल ये कि क्यों नहीं करेगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि भाई कोई करंट इसके थ्रू पास नहीं होगा? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। अब जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन वाइवा में ही पूछ लिया जाए और कोई तो आपको वोल्टेज 0 हो जाएगी। क्यों बेटा? वजह तो हो कोई स्पेसिफिक रीजन, कोई पर्टिकुलर रीजन कि करंट पास नहीं करेगा। करेक्ट रीजन क्या है? जब हमने कैपेसिटेंस किया था तब ये बात की थी, याद करो। मैंने आपको बोला था कैपेसिटर के अंदर बेटा जनरली हम लोग वोल्टेज जो पोटेंशियल होता है वो हम लगा तो देते हैं, ठीक है, बट वो ना एक सिर्फ मार्क करने के लिए होता है कि दिस इज द सोर्स जहां से के पोटेंशियल जनरेट होगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के थ्रू करंट पास नहीं करेगा बिकॉज कैपेसिटर इज अ डिवाइस। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि एसी पे वर्क करता है, डीसी पे वर्क नहीं करता। इट नेवर वर्क्स ऑन डीसी। हमेशा कैपेसिटर एसी पर ही काम करेगा, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी सोर्स अगर आपका ऑल्टरनेटिंग इन नेचर है तब तो कुछ करंट होगा, अदरवाइज देयर विल नॉट बी एनी करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर, होगा ही नहीं।
ठीक है, बेटा कैपेसिटर, बट सर हमें तो ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि इसमें एसी करंट फ्लो करा या डीसी। ओके, गिवन नहीं है। ये जो सोर्स आपने लगा रखा है, ये सोर्स कैसा है? डीसी। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, अ स्टेडी करंट। क्या बोल रहा है? अ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट, जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी किया था तो सबसे पहले हमने दो ग्राफ बनाए कि एसी क्या होता है, ये डीसी है आपका, और एसी क्या होगा? यस सर। एसी होता है टाइम वेरिएबल, एसी। है ना। और डीसी को ही हम लोग स्टेडी करंट भी कहते हैं। बेशक से वो जो मैंने क्लिक भेजी थी आपको, उसको उठा के देख लेना, ठीक है। ओके। तो वहां पर ये बात बहुत स्पेसिफिकली हमने कही कि कैपेसिटर कभी भी डीसी सोर्स पे वर्क नहीं करता है, कैपेसिटर हमेशा एसी सोर्स पे वर्क करता है, ठीक है। तो पहला तो ये रीजन हो गया कि इस सेंट्रल ब्रांच में अब की बार कोई करंट नहीं होगा, यहाँ कोई व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट फ्लो ना करने का रीजन ये है कि वो किस पर काम कर रहा है? डीसी सोर्स उसके साथ कनेक्टेड है, और डीसी सोर्स में कोई करंट होता ही नहीं है। तो अगर आप इसमें से नेट करंट निकालने की कोशिश करो तो नेट करंट निकल जाएगा। आप इसको हटा दो तो ये कितना हो गया? ये बैटरी बैक टू बैक कनेक्टेड रहती है, ये दोनों सीरीज में, यानी यहां पर आपके पास एक बैटरी ऐसे दिखेगी, और इसके पीछे दूसरी बैटरी अगर आप लगाओगे तो वो ऐसे दिखाई देगी, और ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपको सीरीज में दिखेंगे। तो ये 2R हो गया, ये R हो गया, यहां कितना हो गया? 2 वोल्ट, ये 1 वोल्ट, तो नेट आ गया 1 वोल्ट और 3 ओम। ये 1 वोल्ट हो गया और ये 3 ओम हो गया। तो करंट निकल आएगा कि कितना मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा इसके थ्रू, ठीक है ना। यस Yes. सर। अब क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है, अब हमें नेट पोटेंशियल निकालना है अक्रॉस दिस। अब ध्यान से देखना, इधर से जो ड्रॉप आएगा वो कितना आएगा? आप ड्रॉप मेजर कर लो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में, तो आपको ड्रॉप पता लग जाएगा। जितना ड्रॉप आएगा वो इसके अक्रॉस आपको मिल जाएगा। किरचॉफ लॉ लगाओ इसके अंदर, यहाँ आप किरचॉफ लॉ अप्लाई करो, तो किरचॉफ लॉ जब आप अप्लाई करोगे, तो अगर मैं AFEBA की बात करूं, AFEBA, तो सबसे पहले मिला -B, इधर कुछ करंट जा रहा था, लेट्स से कि I1, ठीक है, और इधर से करंट जा रहा था, लेट्स से कि I2। तो बीच वाली ब्रांच में जो करंट होगा आपके पास, इधर से आया I1, इधर वापस I1, इधर वापस I2, इधर आ रहा है I2, ठीक है। सो नेट करंट आपके पास यहाँ कितना होगा? I2 और I1 दोनों ऐड हो रहे हैं, तो I1 प्लस I2 अंदर जाना चाहिए ना, जाना चाहिए। दोनों करंट अंदर की तरफ जाने चाहिए ना बेटा, I1 प्लस I2। Yes, sir. यस सर। यहाँ ड्रॉप मिल गया आपको, कितने का मिला ड्रॉप? प्लस ऑफ I1R। अब यहां पर आपको ड्रॉप मिलेगा क्या? कैपेसिटर के अक्रॉस। कैपेसिटर के अक्रॉस जो ड्रॉप होता है वो किसके बराबर होता है? Q/C, है ना, यही होगा ना। Yes, sir. V इज इक्वल टू Q/C होता है, और यहाँ जो नेट Q है वो किसके बराबर होगा? Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा, क्योंकि अगर I1 करंट ऊपर से आ रहा है तो इट विल बी हैविंग सम चार्ज Q1 इन इट, और यहाँ से कितना आ रहा है? कुछ चार्ज Q2 आ रहा है, तो नेट चार्ज Q1 प्लस Q2 अपॉन C माइनस ऑफ V, सॉरी प्लस ऑफ V इज इक्वल टू 0। अब देखो V से V कैंसिल आउट हो गया आपका, बचा क्या?
Q1 plus Q2 by C is equal to I1R, है ना? लेकिन इस कैपेसिटर का अपना तो चार्ज होगा Q, होगा ना? और कैपेसिटेंस C, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C is equals to Q by V. तो Q1 plus Q2 into V upon Q is equal to I1 into R. So this will be your potential. Potential हो जाएगा I1 into R Q upon Q1 plus Q2. ठीक है बेटा? सर हाँ. सर ये माइनस में नहीं होगा अगर I1R उस साइड पे गया तो साइन नेगेटिव हो जाता है। हमने इसमें तो हम यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं और I1 plus I2 अंदर की तरफ ही आएगा ना बेटा इस वाले जंक्शन से. ये सर मैं इक्वेशन में कह रही हूँ जो वो आपने वहां पे लिखा है। ये माइनस V हुआ, हम A से चले, ये प्लस हुआ, यहाँ से आएंगे तो ये ड्रॉप प्लस ही तो रहेगा बेटा, और ये पॉजिटिव मिल रहा है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव ही रहेगा. यस सर। माइनस कहाँ कहना चाह रहे हो आप? सर सेकंड स्टेप में जैसे वो आपने I1R को उधर भेजा ओके है। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. ये माइनस ठीक है बेटा, माइनस माइनस ये ठीक है. हो गया क्वेश्चन नंबर 26. अब बताओ क्वेश्चन नंबर 27 में कोई प्रॉब्लम है? तो सर 27 हो गया था. अच्छा, 3 मार्कर्स में प्रॉब्लम्स बताएं. ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं 3 मार्कर्स के अंदर और 5 में भी. अच्छा, डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड इट्स एसआई यूनिट. ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी इन अ वायर. कर लेंगे ना रिलैक्सेशन टाइम की टर्म्स में. डेरिवेशन है ये तो स्टार्टिंग वाली. यस जो सर। डिडक्टिव प्रॉपर्टी के बाद हमने डेरिवेशन की थी वही है. नेक्स्ट, potential difference V is applied across the conductor of length L and diameter D. How are the electric field E and the resistance R of the conductor affected? When V is halved, L is halved, D is doubled. Justify your answer. हाँ तो potential difference V दे रखा है, applied across the conductor of length L and diameter D. तो बेटा आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आपके पास एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है, इसका डायमीटर D है, और आपने इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस V के साथ कनेक्ट करा. तो V is equals to I into R. R को आप क्या लिख सकते हो? रो L upon pi D square by 4 लिख सकते हैं. यस सर। R को D by 2 लिख सकते हैं ना. So this will be pi D square by 4. अब वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड E है ही आपका, तो आप इसको E की टर्म्स में भी चेंज कर सकते हो चाहो तो देखो V by L को E लिख सकते हैं ना. तो E will be equal to I rho upon pi D square by 4 लिख सकते हैं. यस सर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है how are the electric field and resistance of the conductor affected when V is halved. तो चलो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L upon pi D square by 4. तो कहता है कि अगर V is half, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो जाए तो V is equals to IR. पोटेंशियल डिफरेंस अगर हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? Will there be any change in the resistance? क्या रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है? नो सर। तो रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करती. रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. और फिजिकल फैक्टर्स क्या है आपके पास? लेंथ और एरिया. द लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो V हाफ करने से रेजिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. No, sir. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. इफ L इज हाफ, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा अगर V हाफ हो जाए तो?
इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाफ, क्योंकि E किसके बराबर होता है, V/L। अगर भी आपने हाफ कर दिया तो जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी E/2, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब वो कहता है इफ D इज डबल्ड, या पहले L इज हाफ, L की बात कर लेते हैं। अगर L को मैं हाफ करूं तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, L इज इक्वल टू L/2, तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R/2, रेजिस्टेंस हाफ हो जाना चाहिए, हो Yes, जाना sir. चाहिए ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू I rho 4/πd²। तो लेंथ हाफ होने से रेजिस्टेंस पे, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या रिलेशन पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ है। अगर L हाफ हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो हाफ हो रहा है ना? Yes, sir. तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी ये जो रिलेशन आप देख रहे हो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ L। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अगले पे आ जाओ। इफ D इज डबल्ड, अगर आप D को डबल कर देते तो रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा, सॉरी रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A मतलब πd²/4। अगर आप D डबल कर दो, यानी डायमीटर आप डबल कर देते हो, तो अभी देखा जाए तो रेजिस्टेंस है 4 रो L/πd²। बाद में क्या हो जाएगी, R डैश विल बी इक्वल टू 4 रो L अपॉन पाई 4 टाइम्स ऑफ D²। 4 से 4 कट गया, तो रेजिस्टेंस बिकम्स 1/4। Yes, sir. डायमीटर बढ़ावा, हमने पहले भी बात की थी कि अगर आप वायर का डायमीटर बढ़ा देते हो तो क्या हो गया, नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएंगे ना, और इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो करंट Yes, बढ़ेगा, sir. करंट बढ़ा तो मतलब रेजिस्टेंस कम हो गई। सो योर न्यू रेजिस्टेंस विल बी R/4। आप इसको अगर रेशो में ले लेंगे तो न्यू रेजिस्टेंस R डैश विल बी इक्वल टू R/4। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ बेटा। डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा। A Yes, conductor sir. of length L is connected to a DC source of EMF E if the length of the conductor is tripled by stretching it। अच्छा, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आपको, अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर ट्रिपल हो जाता है बाय स्ट्रेचिंग तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, Area मतलब area divided by 3. एरिया रिड्यूस हो जाएगा, है ना? अगर आप लेंथ को स्ट्रेच करके बढ़ा देते हो, ठीक है, तो एरिया रिड्यूस हो जाता है। तो अगर L is increased by 3 times, then area will be reduced by 3 times। ठीक है? Yes, sir. Keeping E constant, electric field constant है। Explain how does the following factors would vary in the conductor: drift speed of the electrons, resistance and resistivity। पहली बात, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा रेजिस्टिविटी पे फर्क? क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया होती है। Yes, sir. Yes, sir. रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, R is equals to rho L upon A। So new resistance will be rho into 3L upon area 3 times reduce हो गया था upon 3। So 9 times of rho L by A, यानी 9 times of initial resistance। तो resistance 9 times increase कर गई। Yes. What will happen to the drift speed? So drift speed Vd is equals to EE by M into tau। अच्छा, एक बात बताओ, resistivity is inversely proportional to tau। मुझे एक बात बता दो, resistivity लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती, it means tau यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में खुद ही बोला कि कांस्टेंट रहेगी। Yes, sir.
तो E by M रेशो यानी इलेक्ट्रॉन का उसके अपने ही मास के साथ रेशो वो भी कांस्टेंट रहेगा. Yes, sir. So there will be no change in drift velocity. ठीक है. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4. देखो बेटा ध्यान से. डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट कर लेंगे. पोटेंशियल Yes, sir. पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी Yes, वेरिएशन sir. ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ. हाउ कैन पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली? पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा. Yes, sir. आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. हाँ, Abhi. Yes, sir. ठीक है. V is directly proportional to L और EMF is directly proportional to L. In both the cases जो proportionality constant है वो हमें क्या देता है? K हमें क्या देता है? Potential gradient. तो in an experiment potential gradient means the potential drop per unit length. ठीक है? Yes, sir. In the graph shown here, a plot of potential drop versus length of the potentiometer is made for two potentiometers, which is more sensitive. अब देखो जरा, आपको जो ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे आपको ये बताना है which potentiometer is more sensitive. ये रहा आपके पास ग्राफ और ये बड़ा है. This is B, this is A. और यहाँ दिया है पोटेंशियल V, यहाँ दिया है L. अच्छा मुझे बताओ पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल टू V बाय L यानी स्लोप ऑफ P बाय L. ये अल्फा ये बीटा, तो स्लोप ऑफ V वर्सेस L गिव्स K यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो ग्रेटर द स्लोप greater is या greater will be K. अब इनमें से कौन से का स्लोप बड़ा है? Sir, B. ऊपर वाले का, इसका स्लोप Sir, बड़ा है. A का स्लोप A का बड़ा है बेटा, है ना? एंगल देख लो Yes, ना, sir. अल्फा बीटा. आपका बीटा एंगल बड़ा है ना? Yes, sir. ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है, कंप्लीट एंगल. तो बड़े वाला एंगल यानी स्लोप किसका बड़ा है? A का. क्वेश्चन नंबर 5. डिफाइन कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस. अब देखो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की बुक है, आपके कोर्स में रेजिस्टिविटी था, हमने ओम्स लॉ डिराइव करा था I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K करके, है ना? सॉरी, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V करके, और वहां प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया था, कंडक्टेंस लगाया था ना? Yes, sir. और जनरली बुक्स के अंदर क्या लिखा होता है? V इज इक्वल टू IR, और वहां सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो कंडक्टेंस की बात ही नहीं करते. यहाँ स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप अपने असाइनमेंट में देख सकते हो कि एक स्टार भी लगा हुआ है पहले. ठीक है? और उसने पूछा है आपसे कंडक्टेंस, तो इसका मतलब कंडक्टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्यों? क्योंकि डायरेक्टली बुक के अंदर कहीं बीच में कहीं मेंशन होगा, डायरेक्ट टॉपिक नहीं दे रखा आपको. ठीक है? बट क्योंकि रेजिस्टेंस की नॉलेज आपको है, तो आपको कंडक्टेंस की नॉलेज भी होनी चाहिए. ठीक है? तो एग्जैक्टली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी की क्या होती है? कंडक्टिविटी. तो डिफाइन कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस. अब कंडक्टिविटी क्या हो गया? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू कंडक्ट द फ्लो ऑफ करंट, टू पास द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, है ना? रेजिस्टिविटी को आप कैसे डिफाइन करते थे? रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है और रेजिस्टिविटी एबिलिटी होती है. लाइकवाइज रेजिस्टिविटी एबिलिटी किस चीज की थी? रोकने की, करंट को अपोज करने की, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने की. तो कंडक्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? किसकी एबिलिटी है? चार्जेस को अपने थ्रू पास कराने की. ठीक है? Yes, sir.
और कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट्स रेजिस्टिविटी के ऑपोजिट। आपके पास रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी को जनरली सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सो दिस विल बी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। याद करना, मैंने बताया था आप इसको ऐसा लिख सकते हो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर आप इसको MHO मो मीटर इनवर्स भी लिख सकते थे, या फिर आप इसको सीमेन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, आप इसमें से कोई सी भी यूनिट लिख दो, सारी एसआई। द मोस्ट फेमिलियर वन इज दिस वन। ठीक है, तो Yes, हम sir. आंसर में यही लिखेंगे, एबिलिटी टू लेट चार्जेस पास थ्रू इट, कंडक्टिविटी के लिए। हाँ, कंडक्टिविटी के लिए यही लिख सकते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू अलाउ द चार्जेस टू पास थ्रू इट। ओके सर। It is the ability of the conductor to allow the current to pass through it, electric current to pass through it. It is the ability of the conductor to conduct. ठीक है, सिंपल सी बात है, रेजिस्टिविटी के लिए टू रेजिस्ट, कंडक्टिविटी के लिए टू कंडक्ट। ओके, Yes. Yes. यस अच्छा, अब देखो इसने क्वेश्चन दिया, हाउ डज इट वेरी विद टेम्परेचर फॉर कॉपर एंड सिलिकॉन। अब एक बात देखो, रेजिस्टिविटी का जो ग्राफ बनेगा कॉपर के लिए, उससे एग्जैक्टली उल्टा ग्राफ किसका बनना चाहिए, कंडक्टिविटी का बनना चाहिए। Yes. अब ये ग्राफ आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बट स्टिल पूछ रहा है आपसे। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसी जो हमने ग्राफ वाली क्लास करी थी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्राफ्स ही डिस्कस करे थे, उनको डिस्कस करने के पीछे रीजन यही है कि बेटा सीबीएसई में भी आपसे कोई भी चीज कभी भी किसी भी जगह पे पूछ लेता है वो, तो आपको वो सब चीजें ना, आप उसके साथ फेमिलियर होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो एनसीईआरटी से देखेंगे एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ, कॉपर का जो ग्राफ होता है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का, वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये Yes, sir. रेजिस्टिविटी का ग्राफ है कॉपर का टेम्परेचर के साथ। तो उसमें रिलेशन पूछा है वैसे तो रिलेशन क्या होगा, हमने पहले भी बात की थी कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर T माइनस रेजिस्टिविटी एट 0 इज इक्वल्स टू रो एट 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो ये रेजिस्टिविटी क्या है, आप इसको कंडक्टिविटी की टर्म्स में लिख दो, सो 1 अपॉन सिग्मा T माइनस 1 अपॉन सिग्मा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक है, Yes, sir. जहां वो रेजिस्टिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, कंडक्टिविटी के साथ इनवर्स रिलेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। आई होप ये क्वेश्चन भी हो जाना चाहिए। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम Yes, sir. used to compare the EMF of two primary cells, write the formula used। ठीक है, ये तो सिर्फ सर्किट है, जो हमने कॉन्सेप्ट किया था उसके आपके पास नोट्स भी होंगे, वीडियोस भी होंगे, है ना, तो डायरेक्ट Yes, वही sir. सर्किट बनाना है। ठीक है, एज इट इज वही बनाना है। एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज। मैं फिर से बता देता हूं, देखो आपके पास ये एक पोटेंशियोमीटर, ठीक है, उसके बिल्कुल पॉजिटिव एंड को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, ये आपने ऑक्सिलरी बैटरी लगाई, ठीक है, इसको रियोस्टैट से कनेक्ट किया, इसको एमिटर से कनेक्ट करा, और ये टर्मिनल बी यहां कनेक्ट हो गया। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स लिए जिनके ईएमएफ E1 और E2 है, और यहाँ जो की लगेंगी K1 और K2, इधर लगा एक गैल्वानोमीटर, और ये आ गई एक जॉकी। दिस इज इट। ठीक है बेटा, यस सर। सारे के सारे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल हैं, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप इसको खत्म कर लें, क्योंकि सैटरडे की क्लास ऑल्दो इट्स अ बिट डाइसी, बट आई विल ट्राई टू टेक इट। ठीक है, और ट्यूसडे से बेटा स्पेसिफिकली हम नया चैप्टर शुरू करेंगे,
मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, ओके। चलो, तो तब तक के लिए इन सभी क्वेश्चंस को प्लीज 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 करने की कोशिश करना। ओके Okay, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर। ठीक है।